अब विनोद जी, जब याद करिए 2000 पिछले जब चुनाव हुआ था, नहीं शायद 2014 की बात है, जब एनसीपी ने विधानसभा में बीजेपी की सरकार बचाई थी वॉकआउट वॉइस वोट से। हाँ, वॉइस वोट से नहीं, वॉकआउट किया था एनसीपी ने। नहीं, वॉइस वोट से उन्होंने समर्थन दिया था बीजेपी को। बेल आउट किया था हाँ, बेल आउट किया था। अगर वो घटना याद करें और उसके बाद इधर आ जाइए, हाल में गौतम अडानी से शरद पवार की मुलाकात, तमाम तरह के बयान, हम ये क्यों ना माने कि शरद पवार की सहमति से सब कुछ हुआ है? देखिए, शरद पवार की सहमति से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जानकारी में जरूर था, ये तो मैं मानता हूं। अब सहमति के बाद मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मैं कह दूं कि सहमति से हुआ है, लेकिन जैसा शरद पवार की राजनीति है, जब अजीत पवार 2019 में उन्होंने मुंह अंधेरे शपथ ली थी सुबह सुबह अजीत देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब भी हम लोग यही कह रहे थे कि सब शरद पवार की सहमति से हुआ है। और अभी देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन पहले बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शरद पवार तैयार हो गए थे। तो अब पता नहीं हो सकता है। और पवार साहब का जवाब क्या आया? मैं तो बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए कर रहा था, तो वो गूगली। अब कौन एक्सपोज हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये जरूर शरद पवार की जानकारी में था। और अभी शरद पवार ने जो रिएक्शन दिया, डायरेक्ट तो नहीं दिया, लेकिन संजय राउत के जरिए जो बाहर आया कि जिसको जहां जाना हो वो जाए और मैं पार्टी फिर से खड़ी करूंगा, इसका मतलब उनकी जानकारी में था। विधायक दल की बैठक में सुप्रिया सुले भी हैं, प्रफुल्ल पटेल भी हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल पटेल हैं। ये जो जिस तरह से एनसीपी नागालैंड में एनडीए को समर्थन दे रही है, और तब शरद पवार जी ये कहना था कि विधायक अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपना काम कर रही है, पार्टी अलग है, विधायक अलग। उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला राजनीति में, नई, जैसे बीपी सिंह ने एक दोस्ताना फाइट का दिया था, कॉन्सेप्ट फ्रेंडली फाइट का, तो इन्होंने एक नया दे दिया। अब यहाँ पवार साहब क्या करेंगे? क्या सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगी? अभी जो ये होने वाला है एक्सपेंशन, तो सांसद अलग है, पार्टी अलग है, ये फार्मूला तब चलेगा। पर ये मॉडल सेम है एकदम, जो शिवसेना में हुआ एग्जैक्टली वही एनसीपी में हुआ है, सेम मॉडल है, बिल्कुल वही। अगर शरद पवार उद्धव ठाकरे की तरह लड़ते हैं अजीत पवार से, तो अजीत पवार वही जाएंगे चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग वही फैसला देगा जो शिवसेना के मामले में दिया है, क्योंकि परिस्थितियां वही हैं। तो ऐसे में फिर शिवसेना शरद गुट और शिवसेना, क्षमा कीजिए, एनसीपी शरद गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट हो जाएगा। शायद शरद पवार वो स्थिति से बचना चाहें, तो वो अभी इस पर कुछ ना करें, कोई मोर्चा ना खोलें, वो अपनी पार्टी संगठन को लेकर के अपना महाराष्ट्र में जाएं, जनता के बीच में जो भी करें। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, जो अभी आनंद भाई ने भी कहा सही, शरद पवार की राजनीति हमेशा इसे आगे पीछे वाली रही है। एक कदम आगे, 2 कदम पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। वसंतदादा पाटिल हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, उसके बाद सोनिया गांधी हों, फिर 19 सोनिया गांधी के साथ यूपीए में आप साथ रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो वो उनका समझ पाना कि कहाँ उनकी सहमति है, कहाँ उनकी जानकारी है, कहाँ उनकी असहमति है, कम से कम मेरे जैसे साधारण पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल है। अब मुझे बताइए, लोकसभा का चुनाव जब होगा, विनोद जी, मैं पहले आपको विधानसभा का जरा थोड़ा आंकड़ा बता दूं, मुझे पता है आपने स्टडी कर लिया होगा, तक मैं दर्शकों को भी बता दूं। अब आज जो एनसीपी में बगावत हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में आपको पता है 288 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 होता है। अब एनडीए में बीजेपी के 105 एमएलए हैं, शिंदे गुट के 40 एमएलए हैं, जिसे शिवसेना कहा जाता है। अब ये अजीत पवार का गुट एनसीपी वाला, ये 40 एमएलए इसके साथ बताए जा रहे हैं, अन्य 17 हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 202 का आंकड़ा एनडीए के पास आ गया है 288 में से, और जबकि इनके पास बचते हैं 80 के आसपास। माना एक चीज और मैं बताऊं, 2019 में जब अघाड़ी की सरकार बनी थी, तो हम सबको सबसे कमजोर कांग्रेस लग रही थी, और ये लगता था अगर कभी ये सरकार गिरेगी तो कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, लेकिन कांग्रेस को तो वहीं के वहीं इंटैक्ट है अभी तक। एनसीपी शिवसेना में बगावत हो गई रातों रात, और एनसीपी में हो गई, तो ये बड़ी बात है। जो पार्टी यहाँ बड़ी मजबूत मानी जा रही थी कि वहाँ उद्धव ठाकरे के खिलाफ पत्ता नहीं खड़केगा, यहाँ शरद पवार बैठे हुए हैं। शायद उसकी वजह विनोद जी ये भी है ना कि एनसीपी और शिवसेना के नेता अगर अपनी पार्टी तोड़कर या छोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं, तो आइडियोलॉजिकली, विचारधारा के स्तर पर उनको 180 डिग्री का यूटर्न नहीं लेना पड़ता। एनसीपी को तो लेना पड़ता है, शिवसेना को नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन एनसीपी का रुख एकदम से नहीं बदला। रुख अलग बात है, लेकिन एनसीपी की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं है। पर वो सर, लेकिन एनसीपी की पॉलिटिक्स उसी दिन आइडियोलॉजिकली 360 हो गई थी जब वो शिवसेना के साथ चली गई। वो तो फिर कांग्रेस की भी हो गई, वो तो शिवसेना की हो गई। मैं उसके लिए 2014 का आपको जो इंसिडेंट है इसीलिए याद दिला रहा हूं। 2014 में एनसीपी ने बीजेपी की सरकार विधानसभा में वॉइस वोट से बचाई थी। वो तो देखिए, वो उसके बाद देखिए, जब अजीत पवार गए, देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने, फिर वापस भी आ गए। हाँ, और उसके बाद हाल के बयान देखिए आप,
नहीं देखिए एनसीपी, शरद पवार ने कभी भी बीजेपी को आड़े हाथों नहीं लिया, नहीं। सीधी टक्कर बीजेपी लेकिन से शरद उन्होंने नहीं पवार ली। भी वो पॉलिटिक्स करते हैं माइनॉरिटीज को लेकर के, उसको लेकर जो वो बेसिकली मूलतः कांग्रेसी है ना शरद पवार। हाँ। उनके वोटर कांग्रेसी हैं रहे, उनके सपोर्टर कांग्रेसी रहे। शिवसेना और बीजेपी का एक हिंदुत्व का एक एजेंडा है, एनसीपी का हिंदुत्व का एजेंडा कभी नहीं रहा है। एनसीपी अपने को सेकुलर पार्टी कहती है, तो इसलिए टैक्टिकली कभी सपोर्ट करना अलग बात है। टैक्टिकली तो मैं आपको ऐसे से उदाहरण देता हूं कि किसने कब किसको बचाया। मुलायम सिंह की सरकार 2003 में जब दोबारा बनी थी तो केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बने रहे थे और बीजेपी ने बेल आउट किया था मुलायम सिंह की सरकार को उत्तर प्रदेश में। क्या मैं तो कुछ बोल सकती टैक्टिकली हूँ? अलग ओके, बात